डिलाइट आईएएस में मैं केवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 10th के अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, महामंदी किस वर्ष में हुई थी? 1931, 1924, 1921 या 1929? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर दूंगी। चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। भूमंडलीय विश्वकृत का बनना ये किस तरीके की चीज़ें थी? आधुनिक युग से पहले किस प्रकार की प्रक्रिया चलती थी? सबसे पहले जानते हैं वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है जो व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों को एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरण को कहते हैं। वैश्विक दुनिया के निर्माण को समझने के लिए हमें व्यापार के इतिहास, प्रवासन और लोगों के काम करने की और राजधानियों की आवाजाही को समझना ज़रूरी है। उसके बाद हम जानते हैं भूमंडलीकरण के बारे में। दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण भूमंडलीकरण कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी और श्रम का व्यापार दुनिया भर में किया जाता है। देशों के बीच में सूचना और शोध का परिणाम आसानी से प्रवाहित होता है। फिर हम बढ़ते हैं रेशम मार्ग या सिल्क रूट के बारे में। सिल्क रूट एक ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग है जो दूसरी शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली के पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागरीय मैदान तक जुड़ा हुआ था। इसके दौरान भारी रेशम व्यापार होता था, जिस कारण इसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता था। यह मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र के मार्ग से भी जोड़ता था। यह मार्ग चीन से बर्तनों को दूसरे देशों में ले जाता था और एशिया तक सोना और चांदी इस रूट से आते थे। सिल्क रूट के चलते ही ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंच सका है। रेशम मार्ग को दुनिया के सब दूर तक के हिस्से के जोड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में माना जाता है। क्रिश्चियन युग से पहले भी सिल्क रूट अस्तित्व में था, जो कि 15वीं शताब्दी तक विकसित था। यह रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों में व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक बहुत बड़ा स्रोत है। फिर हम देखेंगे भोजन की यात्रा के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं स्पैगेटी के बारे में। नूडल चीन की देन है, जो वहाँ से दुनिया के दूसरे भागों में फैला। भारत में भी हमें इसके कई प्रकार के संस्करण मिलते हैं जिन्हें हम वर्षों से इस्तेमाल करते आए हैं, जैसे कि सेवइयाँ। इसी नूडल का इटालियन रूप स्पैगेटी है। आजकल के खाद्य पदार्थ जैसे कि आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली और शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीप को खोजा था। फिर हम देखते हैं आलू के बारे में। आलू के आने से यूरोप के लोगों की ज़िंदगी में भारी बदलाव आए थे। इसके बाद यूरोप के लोग इस स्थिति में आ सके कि वह बेहतर खाना खा सकें और अधिक दिन तक जीवित रह सकें। स्थिति यह थी कि आयरलैंड में लोग किसान जो थे वह आलू पर इतने निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी की वजह से आलू की फसल तबाह हो गई तो कई लाख लोग भूख से मर गए थे, जिसे हम आयरिश अकाल के नाम से भी जानते हैं। हम देखेंगे विजय, बीमारी और व्यापार के बारे में। सबसे पहले देखते हैं अमेरिका की खोज और बहुमूल्य धातुओं के लाने के बारे में। 16वीं शताब्दी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग को खोज लिया था। नए समुद्री मार्ग की खोज ने न व्यापार को फैलाने में मदद की, बल्कि विश्व के अन्य भाग में यूरोप की फतह की नींव भी रखी थी। अमेरिका के पास खनिज का बहुत भंडार था और इस महाद्वीप में अनाज भी प्रचुर मात्रा में था। अमेरिका के अनाज और खनिजों ने दुनिया के अन्य भागों के लोगों का जीवन बदल दिया और लोग इस पर पूरी तरीके से निर्भर हो गए थे। फिर हम देखेंगे विजेताओं द्वारा चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग किस विजय के लिए किया जाता था। 16वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यूरोपियों की यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं बल्कि एक बीमारी के कारण ही संभव हो पाई थी। यूरोप के लोग चेचक का आक्रमण पहले ही करा चुके थे, इसलिए उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधन क्षमता विकसित कर ली थी। लेकिन अमेरिका तब तक दुनिया के अन्य भागों से अलग थलग था, इसलिए अमेरिकियों के शरीर में इस प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधी क्षमता विकसित नहीं थी। जब यूरोप के लोग वहां पहुंचे तो वह अपने साथ चेचक के जीवाणु भी ले गए। इसका परिणाम
यह हुआ कि चेचक ने अमेरिका के कुछ भागों की आबादी पूरी तरीके से साफ कर दी और यूरोपीय लोग आसानी से अमेरिका को जीत पाए। और फिर हम देखते हैं यूरोप में समस्याओं के बारे में। यूरोप में अनेक समस्याएं थी, जैसे गरीबी, बीमारी और धार्मिक टकराव। धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोग, कई लोग सजा के डर से अमेरिका भाग गए थे। उन्होंने अमेरिका में मिलने वाले अवसरों का भरपूर उपयोग किया और उनकी वहाँ काफ़ी तरक्की भी हुई थी। फिर हम देखेंगे 18वीं शताब्दी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देशों में हुआ करते थे, लेकिन 15वीं सदी से ही चीन ने बाहरी संपर्क पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया और वह दुनिया के बाकी हिस्से से अलग थलग हो गया था। चीन के घटते प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व के व्यापार में केंद्र बिंदु यूरोप के तरीके शिफ्ट हो गया था। हम 19वीं शताब्दी यानी कि 1815 से 1914 के बीच के विश्व के बारे में जानते हैं। 19वीं सदी में दुनिया काफ़ी तेज़ी से बदल रही थी। इस अवधि में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में भी बदलाव आ रहे थे। इन बदलावों की वजह से देश के समीकरण में भी बदलाव आ रहा था। अर्थशास्त्रियों का मानना था कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला है व्यापार मुख्य रूप से वस्तुओं तथा जैसे कपड़ा या गेहूं का हो। दूसरा प्रभाव होता है श्रम का, जब काम की या रोजगार की तलाश में लोगों को यहाँ से वहाँ जाना पड़े तो इसे श्रम के प्रभाव के रूप में जानते हैं। फिर तीसरा प्रभाव आता है पूंजी का प्रभाव। अल्प या दीर्घकालिक अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में जो इस प्रकार का निवेश किया जाता है, इसे हम पूंजी के प्रभाव के बारे में जानते हैं। हम देखेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। सबसे पहले इन बिंदुओं को समझने के लिए हम ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर नज़र डालते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ था। कॉर्न लॉ वह कानून है जिसमें सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। इसका कारण क्या था? ब्रिटेन में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ भोजन की मांग में भी वृद्धि हो रही थी। जब भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों की मांग में भी वृद्धि हो गई। इसलिए इससे पहले कि ब्रिटेन में भुखमरी आती, सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया, जिससे देश में अलग अलग व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया। भोजन की कमी में बदलाव आया और वहाँ पर विकास होने लगा। कॉर्न लॉ के समय भोजन की मांग बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी और भोजन के दाम भी बढ़े। और कॉर्न लॉ को हटाने के बाद व्यापार में वृद्धि हुई, विकास तेजी से हुआ और भोजन का भी अत्यधिक भंडार बढ़ा। फिर हम देखेंगे तकनीकी के योगदान के बारे में। इस दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण में तकनीकी ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस युग में कुछ मुख्य तकनीकी रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ है। रेलवे ने बंदरगाहों और आंतरिक भूभागों को आपस में जोड़ा। स्टीमशिप के कारण माल को भारी मात्रा से इस पार से उस पार ले जाना आसान हो सका और टेलीग्राफ के माध्यम से संचार व्यवस्था में तेजी आई और आर्थिक लेन देन बहुत बेहतर रूप में होने लगा था। फिर हम देखेंगे 19वीं शताब्दी के आखिर में उपनिवेशवाद की क्या स्थिति थी। एक तरफ व्यापार के फैलने से यूरोप के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो गई थी, लेकिन यूरोप उपनिवेशों के लोगों की ज़िंदगी पे बुरा प्रभाव पड़ा था। जब अफ्रीका के आधुनिक नक्शे को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ज़्यादातर देश की सीमाएं सीधा रेखा में हैं। ऐसा लगता है किसी एक छोटे बच्चे ने सीधी रेखाएं खींच दी हैं। 1855 में यूरोप की बड़ी शक्तियां बर्लिन में मिली और अफ्रीकी महादेश को इन्होंने आपस में बांट लिया था। इस तरीके से अफ्रीका के ज़्यादातर देशों में जो रेखाएं हैं वह सीधी रेखाओं में हमें मिलती हैं। हम देखेंगे रिंडरपेस्ट के प्रकोप के बारे में। इसे मवेशी प्लेग भी कहा जाता है। यह मवेशियों को फैलने वाली बीमारी थी। यह 1809 के दौरान में अफ्रीका में तेजी से फैली थी। इसका आगमन 1880 के दशक में ही अफ्रीका में हो गया था। यह बीमारी उन घोड़ों के साथ यहाँ आई थी जो ब्रिटिश द्वारा एशिया से लाए गए थे। ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पे आक्रमण कर रहे थे। रिंडरपेस्ट पूरे अफ्रीका में जंगल की आग के तरीके फैल गया और 1892 आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर भी पहुंच चुकी थी। इस दौरान रिंडरपेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का लगभग 90% हिस्सा साफ कर दिया था। इसका नुकसान का मतलब था रोजी रोटी पर खतरा। लोगों के पास अब खानों और बागानों में मजदूरी कराने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। इस तरीके से मवेशियों की बीमारी ने यूरोपियनों को अफ्रीका में अपने उपनिवेश फैलाने की मदद की।
हम देखेंगे भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना अर्थात बंधुआ मजदूर, ऐसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए खास अवधि तक काम करने के लिए प्रतिबंधित होते हैं, इन्हें बंधुआ मजदूर कहा जाता है। आधुनिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखाग्रस्त क्षेत्र से कई लोग बंधुआ मजदूर बन गए थे। ये लोग मुख्य रूप से कैरिबियन आइलैंड, मॉरिशस और फिजी गए थे। कई लोगों को सिलेन और मलाया भी भेजा गया था। भारत में कई बंधुआ मजदूरों को असम के चाय के बागानों में भी काम कराया गया था। इनसे एजेंट अक्सर झूठे वादे करते थे और इन मजदूरों को यह भी नहीं पता होता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। इन मजदूरों के लिए यह स्थिति काफ़ी भयावह हुआ करती थी, क्योंकि इनके पास ना कोई कानूनी अधिकार होते थे और उन्हें कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करना पड़ता था। 1900 के दशक में भारत के राष्ट्रवादी लोग बंधुआ मजदूर के सिस्टम का विरोध करने लगे और इसे 1921 में समाप्त कर दिया गया। फिर हम देखेंगे विदेशों में भारतीय उद्यमी के बारे में। भारत के नामी बैंकर और व्यवसायियों में शिकारीपुरी का चेटियार का नाम आता है। वे दक्षिणी और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात की में पूंजी लगाते थे। ये भारत में और विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने और उनका अपना एक परिष्कृत सिस्टम हुआ करता था। भारत के व्यवसायी और महाजन उपनिवेशी शासकों के साथ अफ्रीका भी पहुंचे थे। हैदराबाद के सिंधी व्यवसायी तो यूरोपियन उपनिवेशों से भी आगे निकल गए थे। 1860 के दशक में उन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों फलते फूलते एम्पोरियम बना लिया था। फिर हम देखेंगे भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था के बारे में। भारत से उम्दा कॉटन के कपड़े वर्षों से यूरोप में निर्यात होते थे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश भारत सरकार को भारत से आने वाले कॉटन पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। इससे ब्रिटेन में बनने वाले कपड़ों भारत में भारी मात्रा में आने लगे। 1800 में भारत के निर्यात में 30% हिस्सा कॉटन का कपड़े का होता था, जबकि फिर 1815 में यह गिर के 15% रह गया और 1870 आते आते यह सिर्फ 3% ही रह गया था। इस दौरान निर्यात किए गए सामान में नील की बढ़ोतरी हुई थी। भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला सामान था अफीम, जो कि मुख्य रूप से चीन से जाता था। भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और अनाज का भी निर्यात बढ़ने लगा था। ब्रिटेन से तैयार माल का आयात बढ़ने लगा। इसकी ऐसी स्थिति भी आ गई थी जब यह ट्रेड सरप्लस हो गया था और यह ब्रिटेन के हित में हो गया था। भारत के बाहरी कर्जे की भरपाई अधिकतर जो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे उनका पेंशन का खर्चा भी वहाँ के होम चार्जेस से चल जाता था। अब हम देखेंगे महायुद्धों के बीच में अर्थव्यवस्था के बीच क्या स्थिति थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप जो था वह मुख्यतः यूरोप में लड़ा गया था। इस दौरान यूरोप दुनिया ने आर्थिक, राजनीतिक और स्थिरता का एक और कटु अनुभव किया था और एक दयनीय युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सहयोगी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और बाद में अमेरिका शामिल हो गया था, और विपरीत में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन और तुर्की था। इस समय हम युद्धकालीन रूपांतरण देखते हैं। इस युद्ध में दुनिया को कई मामलों में झंझोर के रख दिया था। इसमें लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। मरने वाले या अपाहिज होने वाले ज़्यादातर लोग उस उम्र के थे जो आर्थिक उत्पादन करते थे, और इन्हें यूरोप में सक्षम कारीगरों की कमी में रखा जाता था। इससे यूरोप में इन कारीगरों की कमी हो गई थी और परिवार में कमाने वालों की संख्या कम हो गई थी, जिसके कारण यूरोप में लोगों की आमदनी घट गई थी। ज़्यादातर पुरुषों को युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य होने लगा, जिससे अब हम देखेंगे कि कारखानों में महिलाएं काम करने लगी थी। अब जो काम पारंपरिक रूप से पुरुषों के लिए माने जाते थे, अब उन्हें महिलाएं भी कर रही थी। इस युद्ध के बाद दुनिया में कई आर्थिक शक्तियों के बीच के संबंध भी टूट गए थे। ब्रिटेन को युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा था। इस युद्ध ने अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बना दिया था। फिर हम देखेंगे युद्धोत्तर सुधार के बारे में। जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था, तब जापान और भारत में उद्योग का विकास हुआ। युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपना पुराना दबदबा कायम करने में उसे परेशानी होने लगी थी। साथ ही ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से टक्कर लेने में अक्षम हो रहा था, और इस युद्ध के कारण ब्रिटेन पर अमेरिका का पहले से ही भारी कर्ज था।
युद्ध के समय ब्रिटेन में चीज़ों की मांग में तेजी आई, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था फूल रही थी। युद्ध के बाद ब्रिटेन में 20% कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यातक था, लेकिन युद्ध के बाद यूरोप के शामिल होने की वजह से कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं के प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरे थे। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप ने फिर से गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी, लेकिन इसके कारण गेहूं की बहुत ज़्यादा खपत खेप बाजार में आ गई और गेहूं की कीमतों में भारी गिरावट हुई। फिर हम देखें बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की शुरुआत हुई। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में यूरोप के बाद के झटकों से तेजी से निजात मिलने लगी। 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन अमेरिकी अर्थव्यवस्था का मुख्य पहचान बन गए थे। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता बढ़ी और कीमतें घटी। अमेरिका के जो कामगार थे वह बेहतर कमाने लगे और उनके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा होने लगा, जिससे विभिन्न उत्पादों की मांग में भी बढ़ोतरी हो गई। कार का उत्पादन 1919 में 20 लाख से बढ़ के 1929 तक 50 लाख तक हो चुका था। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था खुशहाल हो गई थी। 1923 में अमेरिका ने दुनिया के अन्य हिस्सों को पूंजी निर्यात करना शुरू कर दिया और वह विश्व का एक बड़ा साहूकार बन गया था, और यह स्थिति लगभग 6 वर्ष तक दिखती है। फिर हम देखेंगे महामंदी के बारे में। महामंदी की शुरुआत 1929 में हो और यह संकट 30 साल तक के दशक तक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार और आय के में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी। इससे अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया था और अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए देशों को कर्ज देना बंद कर दिया था और हजारों बैंक दिवालिया हो गए थे। और भारत और महामंदी का क्या स्थिति थी? 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घट गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत गिरने से गेहूं की कीमत भी लगातार गिरती गई और किसानों और काश्तकारों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। 1931 में मंदी जो थी वह चरम अवस्था में थी, जिससे ग्रामीण भारत में भी असंतोष और उथल पुथल की आशंका फैलने लगी थी। फिर हम देखेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, युद्धोत्तर काल। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अनेक समझौते किए गए। यह जो युद्ध था वह पहले विश्व युद्ध की तुलना में बिल्कुल अलग था। इसमें अधिक संख्या में लोग मारे गए और बहुत सारे महत्वपूर्ण शहर बर्बाद हो गए थे। इस युद्ध से इसकी स्थिति में दो प्रमुख बातें हुई। पश्चिम में अमेरिका का एक प्रबल आर्थिक और राजनीतिक सामरिक रूप में उदय हुआ और सोवियत यूनियन एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तन हुआ। विश्व के नेताओं की मीटिंग हुई जिसमें युद्ध के बाद संभावित सुधारों पर चर्चा की गई। उन्होंने दो बातों पर बल दिया: औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना और रोजगार की व्यवस्था करना, और पूंजी, सामान और कामगारों के प्रवाह पर बाहरी दुनिया के प्रभावों का नियंत्रण करना। हम सबसे पहले देखेंगे ब्रेटन वुड्स समझौता के बारे में। ये 1944 में न्यू हेम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन की सहमति में बना था। इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की भी स्थापना हुई। यह विनिमय दरों पर आधारित होता था। एक नया आर्थिक आदेश आया जिसे हम NIEO के नाम से जाना जाता है। यह अन्य ज़्यादातर विकासशील देशों को 1950 से 60 के दशक में पश्चिम अर्थव्यवस्थाओं का तेज विकास से लाभ नहीं मिल रहा था। उन्होंने एक समूह के रूप में खुद को संगठित किया और खुद को G77 समूह का मांग रखा। यह एक ऐसी प्रणाली थी जिन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक विकास, कच्चे माल के लिए उचित मूल्य और विकसित देशों में निर्मित सामानों की पहुंच के वास्तविक नियंत्रण को प्रदान किया। इसके बाद हम देखेंगे चीन की आर्थिक स्थिति। चीन जैसे देशों में मजदूरी काफ़ी कम थी और चीन यदि अर्थव्यवस्था की कम लागत वाली संरचना ने अपने उत्पादों को सस्ता कर दिया। चीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया और चीन की नई आर्थिक नीति विश्व अर्थव्यवस्था की तह में लौट आई थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में जानते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम बड़ी कंपनियां हैं जो एक ही समय में कई देशों में काम करती हैं। MNC का विश्वव्यापी प्रसार 1950 से 1960 के दशक में हुआ। इसकी विशेषता यह थी कि दुनिया भर में अमेरिकी व्यापार का विकास हुआ था। फिर हम जानते हैं वीटो के बारे में। यह एक ऐसा कानून है और निकाय है जिसे प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार है। फिर हम जानते हैं टैरिफ के बारे में। एक देश के आयात और निर्यात
पर दूसरे देश द्वारा लगाए जाने वाला कर प्रवेश बिंदु के शुल्क पर लगाया जाने वाला कर होता है। ये सीमा तथा हवाई अड्डे पर लगाया जाता है। फिर हम देखेंगे विनिमय दरों के बारे में। वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजन की राष्ट्रीय मुद्राओं को जोड़ती हैं। मोटे तौर पे विनिमय की दो दरें होती हैं, निश्चय विनिमय दर और अस्थायी विनिमय दर। हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पिछले 2 दशकों में दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत बदल गई है, क्योंकि चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों ने तेजी से आर्थिक विकास किया है और विश्व की आर्थिक स्थिति में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था, महामंदी किस वर्ष में हुई थी? तो इसका उत्तर है 1929। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।